हेलो एवरीवन, आप सभी का ऐसी सर फिजिक्स पर एक बार पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, और उसके अंदर पॉइंट नंबर पहला था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, यानी कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में बात की थी। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे कि रे डायग्राम, और ये भी बोला गया था कि ऑप्टिक्स के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो उसके लिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर पहला जो हमारा पॉइंट था वो था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, अर्थात किसी प्लेन मिरर के सामने एक बिंदु वस्तु रखी जाती थी और उसका रे डायग्राम किस तरीके से बनता था, इसके बारे में बात की थी। और उसके बाद में हमने एक प्रूफ किया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंटों को हमने अच्छे से समझा था, और अब हम इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ये हो गया y अक्ष और ये है x अक्ष, ये नेगेटिव x अक्ष और ये नेगेटिव y अक्ष। इस मूल बिंदु O से y अक्ष के साथ में 45 डिग्री एंगल के साथ में एक प्लेन मिरर झुका हुआ है, और नेगेटिव x अक्ष में एक बिंदु P है और वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इस ऑब्जेक्ट P का प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, उसके कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करने हैं। क्वेश्चन वापस रिपीट करता हूँ कि पॉजिटिव y अक्ष से 45 डिग्री के एंगल पे एक प्लेन मिरर झुका हुआ है और नेगेटिव x अक्ष में 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट P स्थित है, तो इसके इमेज के कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करना है। यहाँ देखिए हमने सीखा है कि इस सिचुएशन में अगर मिरर से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस प्लेन को पीछे थोड़ा बढ़ाया और बिंदु P से इस पे एक परपेंडिकुलर खींचा। जितनी डिस्टेंस पे प्लेन से ऑब्जेक्ट होगा ठीक उतने डिस्टेंस पर इसकी बन जाएगी इमेज। अब ये पॉइंट है जहां पर इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की। अब इसके कोऑर्डिनेट अपन को फाइंड करना है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री एंगल, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री एंगल, और ये पूरा एंगल 90 डिग्री, इसलिए ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से ये हो जाएगा √2। यहाँ देखिएगा एक ट्राइंगल जिसके अंदर ये एंगल 45, ये 2, तो ये अपन को कैलकुलेट करना है, ये 90 डिग्री का। अब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ही होगी। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है ठीक उतनी डिस्टेंस पर क्या बनती है, इमेज। अगर ये है √2 तो ये भी हो जाएगी √2। अब वापिस इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर ये 2 सेंटीमीटर ये अपन को कैलकुलेट करनी है, और ये हो गया 2√2 टोटल डिस्टेंस। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये है मूल बिंदु O, O। और वापिस ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए कर्ण हमें पता है, और इस थीटा के लिए नॉर्मल हमें पता है, तो यहाँ से आधार निकल जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट के नेगेटिव y अक्ष पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -2। ये हो गया हमारा आंसर। नोट करिए। तो ये 2 पॉइंट हो गए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर लिया। पहले ही बोल चुका हूं
कि ऑप्टिक्स के अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर हमने बात की है पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिंदु वस्तु अगर किसी प्लेन मिरर के सामने रखी है तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, रे डायग्राम के माध्यम से वो हमने बात की। और एक हमने प्रूफ किया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ एल लंबाई का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज किस तरीके से बनेगी। यहां देखिएगा, ये एक प्लेन मिरर, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का पॉइंट ये ए और ये बी, और इसकी जो लेंथ है वो है एल। पहले कह चुका हूं कि इमेज प्राप्त करने के लिए पॉइंट ए से इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल खींचेंगे, जितनी डिस्टेंस प्लेन से पॉइंट ए ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज का बन जाएगा ए डैश। वापिस पॉइंट बी से नॉर्मल प्लेन पर, और जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस पे बन जाएगा पॉइंट बी डैश, और ये इसकी बन गई इमेज। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें तो एक रे यहाँ से गई और प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई होगी, और दूसरी रे है वो इस प्लेन से होकर के इस डायरेक्शन में चली होगी। जहाँ पे पीछे की ओर बढ़ाने पर जहाँ पे इन दोनों रे ने एक दूसरे को कट किया होगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट ए का इमेज ए डैश बना होगा। ठीक उसी तरीके से ये जाने वाली रे पॉइंट बी से, ऑब्जेक्ट के पॉइंट बी से प्लेन मिरर की ओर एक रे गई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई होगी, और दूसरी रे है वो यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई। इन दोनों रे को पीछे की ओर बढ़ाया तो पॉइंट बी डैश पे कट किया, जो पॉइंट बी का क्या है, इमेज है। इस तरीके से इसकी क्या बन गई है, इमेज। एक और एग्जांपल लेता है, कुछ इस तरीके से अगर प्लेन मिरर के सामने, ये प्लेन मिरर है और इसके सामने कुछ इस तरीके से अगर एक एल लंबाई का ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी एल लंबाई का एक ऑब्जेक्ट है, तब इसकी इमेज प्लेन मिरर में किस तरीके से बनेगी। तो वापस पॉइंट ए से प्लेन मिरर के ऊपर जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे बन जाएगा इमेज ए डैश, और जितनी डिस्टेंस बी की है उतनी डिस्टेंस पे बन जाएगा इमेज का बी डैश, और ये बन गई ए बी एल लंबाई के ऑब्जेक्ट की इमेज। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ से एक रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई, और एक दूसरी रे यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई। इन दोनों रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो पॉइंट ए डैश पे कट करती हैं, जहाँ पे पॉइंट ए की इमेज ए डैश बनता है। और दूसरी अगर पॉइंट बी से बात करें तो एक रे है वो इस बिंदु से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई, और दूसरी रे है वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई। इन दोनों पॉइंट को वापस अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो बिंदु बी डैश पे कट करते हैं, जहाँ पे इमेज बी डैश का निर्माण होता है, जो कि जिसका ऑब्जेक्ट है बी। तो ये जो हमने बातें की है वो एक एल लंबाई का, कहने का मतलब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारे सामने है तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, बाय रे डायग्राम, तो वो हमने बात कर ली। तो रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर से पहला पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इसके छोटे छोटे 5 प्रॉपर्टी थी हमने डिस्कस की। उसके बाद में था रे डायग्राम। रे डायग्राम में सबसे पहले हमने डिस्कस किया वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु वस्तु है उसको मिरर के सामने रखते थे तो उसे किस तरीके से इमेज बनती थी उसके बारे में बात किया। और इसी के अंदर बाय यूजिंग रे डायग्राम हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमेशा इमेज डिस्टेंस, इसको भी डिस्कस किया। और थर्ड पॉइंट था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ एल लंबाई का अगर ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन मिरर के सामने रखा है तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, इसके बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लॉक प्रॉब्लम। ये पॉइंट क्या होता है इसको देखो, देखिए ये घड़ी है और इस घड़ी के अंदर अभी 3 बजे हुए हैं।
अब अगर इस घड़ी को अगर प्लेन मिरर के अंदर देखा जाए, ये प्लेन मिरर, तब इसकी जो इमेज बनेगी उस इमेज के अंदर कितने बजे हुए नजर आएंगे, ये बात हमें डिस्कस करनी है। तो हमें इमेज जितने डिस्टेंस पे इसका ये फ्रंट पार्ट है, इमेज का भी उतनी डिस्टेंस पर क्या बन जाएगा, फ्रंट पार्ट बन जाएगा। ये इमेज के अंदर जो घड़ी है उसको मैंने बना लिया। अब ये जो इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट हम जानते हैं कि मिरर के अंदर है वो राइट साइड में देता है, ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में नज़र आ जाएगा। और ये जो इमेज है इरेक्ट है, ऊपर वाला पार्ट तो वो तो इरेक्ट ही रहेगा इमेज के अंदर भी। तब जाकर के इस घड़ी के अंदर देखें तो 9 बजे हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि घड़ी के अंदर इमेज के अंदर 9 बजे हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि घड़ी के अंदर रियल टाइम क्या है, 3 बजे हुए हैं। तो ये उनके अंदर एक प्रॉब्लम रहती है, अर्थात किसी घड़ी के अंदर कुछ टाइम हुआ है तो उस प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं तो कुछ अलग ही नज़र आता है। और वो क्या नज़र आता है, तो ये हम इस प्रकार से अगर सिर्फ आवर्स की बात करें तो हम इसको सोच के इसकी इमेज डिज़ाइन करके इसे कल्पना कर सकते हैं। पर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1, जैसे कि सिर्फ आवर्स दिया हुआ है, जैसे कि 5 बजे हुए हैं, 6 बजे हुए हैं, 8 बजे हुए, इस तरीके से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर आवर्स के साथ में मिनट भी दी जाती है, जैसे कि 11:23, 6:25, इस तरीके का टाइम दिया होता है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उसमें आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों टाइम दिए होते हैं, जैसे कि 5:11 और 23 अब इन तीनों तरीके के क्वेश्चन हैं। ये जो पहला टाइप है उसको हम सोच करके बता सकते हैं कि अगर 4 बजे हुए हैं तो कुछ इस तरीके से, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये पास में आ गया 5 और ये आ गया 6, ये आ गया 7 और ये आ गया 8 और ये आ गया 9। तो हम सोच के बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर 4 बजे हुए हैं तो ये वाला पार्ट ठीक इस साइड में चला जाएगा, ये वाला पार्ट इस साइड में जाएगा। तो हम सोच के बता सकते हैं कि वो 8 बजे हुए नजर आएंगे। किंतु ये प्रश्न कि 11:23, अब इस प्रकार का अगर आवर्स और मिनट दोनों दिए हुए हैं तो डायरेक्ट मिरर से देख करके सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है कि 12:00 इस टाइम के अंदर से जो टाइम दिया हुआ है रियल घड़ी का वो लेस कर देना है। अर्थात ये पहला टाइप का क्वेश्चन जैसे कि है कि सिर्फ आवर्स दिए हुए हैं तो आपको 12 में से जो दिया हुआ है x वो माइनस कर देना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि 11:23, तो उस कंडीशन के इसी 12 बजे हुए को आप लिख सकते हो 11:60। आवर्स को आवर्स के नीचे लिखो और सेकंड को सेकंड के नीचे लिखो, यानी कि माइनस करोगे x + y, यानी कि ये x आवर्स है और y क्या हो जाएगी, मिनट। इस x को है 11 में से घटाना है और y को 60 में से घटाना है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है कि आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों प्रकार का टाइम दिया हुआ है, तो आपको 11 इस टाइम को ओपन है वो 11:59 और 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, ये भी 12 बजे हुए। इसके अंदर से अपन को x, y और z ये आवर्स हो जाएगा, 11 में से लेस करना है, और y उसको 59 में से लेस करना है, और 60 है उसमें से वो z को लेस करना है। तो एक मिरर के अंदर क्या टाइम नजर आएगा वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप के छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं घड़ी से संबंधित। तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्लॉक प्रॉब्लम। उसके बाद में बात करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ देखिए हमारी हेडिंग है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 हम इसको 2 के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल प्लेन मिरर।
यहाँ देखिए, ये एक सिंगल प्लेन मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है और ये डिस्टेंस है L। अब यहाँ से एक रे यहाँ आई होगी, रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई होगी। ये इस पर मैंने खींच लिया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे है, इसको मैंने ले लिया I, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको ले लिया R। मिरर है वो प्लेन है, इसलिए प्लेन मिरर से हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अब नियमानुसार इस रे को अगर पीछे की ओर मैं बढ़ाऊं तो ये यहाँ पे आएगी, और ये रे है वो यहाँ से ट्रेवल करती हुई इस पृष्ठ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, और पीछे की ओर बढ़ाने पर वो इस पॉइंट पे कट करेगी, और जहाँ पे क्या बनेगी, इस O की इमेज बनेगी O'। अब इस पॉइंट पर अगर बात करूं तो ये रे नियमानुसार जाने इस डायरेक्शन में चाहिए थी। मैं इसको दूसरे मार्कर से डिजाइन करता हूं। ये रे नियमानुसार इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, पर ये रे रिफ्लेक्टेड होकर के प्लेन मिरर से इस डायरेक्शन में चली जाती है। अर्थात जहाँ पे रे जानी चाहिए थी और जहाँ रे चली जाती है, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है कि रे जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी और रे जिस डायरेक्शन में चली जाती है, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ अगर रिफ्लेक्शन के दौरान अगर एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो ये टोटल जो एंगल है वो होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, और 180 डिग्री के अंदर से ये कोण I और ये कोण R, तो 180 डिग्री के अंदर से I प्लस R को अगर मैं घटा देता हूँ तो ये पीछे रह जाता है डेल्टा। तो रिफ्लेक्शन के दौरान डेल्टा वो हो जाएगा 180 माइनस I प्लस R, और वापस रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल I और R वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2R, या तो ये या फिर ये। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमेशा इंसिडेंट एंगल होता है वो पृष्ठ के साथ में न होकर के हमेशा नॉर्मल के साथ में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इंसिडेंट एंगल हमेशा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ में बना हुआ एंगल होता है, न कि इंसिडेंट रे का प्लेन सरफेस के साथ में बना हुआ कोण होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस टॉपिक पर, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ सिंगल प्लेन मिरर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक। ये एक प्लेन सरफेस है और ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। आपको फाइंड करना है इसका एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ देखिए गलती ये करोगे कि इंसिडेंट है और ये प्लेन है, प्लेन सरफेस है, तो कभी भी इंसिडेंट रे का प्लेन मिरर के साथ में बना हुआ एंगल इंसिडेंट एंगल नहीं होता है। आप गलती मत करना, आप गलती करोगे ये ई आई गिव्स है बट ये रॉन्ग है। इंसिडेंट रे का इस
नॉर्मल के साथ में जो बना हुआ एंगल होता है वह हमेशा होता है इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, ये पूरा अगर 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये उस पर नॉर्मल है, और जो ये कोण हो जाएगा R, और हम जानते हैं कि जितना I होगा उतना ही होगा R, इसलिए ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, सॉरी ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमने पहले से पता है कि हमेशा रिफ्लेक्शन के दौरान एंगल ऑफ डेविएशन होता है, वो होता है 1/0 माइनस 2i, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 1/0 माइनस 2r। यहाँ से देखें तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 1/0 माइनस 2i करो या 2r करो, तो ये हो जाएगा 60 और 60 120, तो यहाँ से डेल्टा आ जाएगा 60 डिग्री। नोट करिए। इसके बाद हम बात करते हैं टू प्लेन मिरर अगर थीटा एंगल पर अगर झुके हुए हैं तो उस केस के अंदर है वो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, और उसके अंदर सबसे पहले बात की हमने सिंगल प्लेन मिरर। अब बात करते हैं डबल प्लेन मिरर। यहाँ देखिए एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर है। ये हो गया मिरर नंबर 2, और एक प्लेन मिरर दिया हुआ है ये मिरर नंबर 1। ये दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए हैं, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से रे आएगी और वो दो पृष्ठ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस लौटेगी, तो इन दोनों पृष्ठों से होकर के टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा ये अपन को फाइंड करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, आपको क्वेश्चन में और कुछ भी गिव्स नहीं होगा, सिर्फ थीटा का मान दिया होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा कि टू प्लेन मिरर है, वो 30 डिग्री एंगल पर झुके हुए हैं, तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कीजिए। तो आज यहाँ पे दो प्लेन मिरर होने की वजह से दोनों पृष्ठ से क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, और उनका जो एडिशन होगा वो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन को शो करेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे इस फर्स्ट वाले प्लेन मिरर के ऊपर मैंने नॉर्मल शो कर लिया, ये बन गया इसके ऊपर नॉर्मल, और ये सेकंड जो प्लेन मिरर है उसके ऊपर हो गया ये नॉर्मल। यहाँ से एक रे आ रही है, इसको मैं बोलूँगा इंसिडेंट रे, और इस नॉर्मल के साथ में ये मैंने एंगल मान लिया अल्फा। ये मिरर है वो प्लेन होने की वजह से यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ये हो गई इस मिरर से रिफ्लेक्टेड रे, और हम जानते हैं कि I और R बराबर होते हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा अल्फा। सेकेंड वाले मिरर जो है उसके ऊपर ये नॉर्मल है, और उस प्लेन के लिए ये जो फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी सेकंड मिरर के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगी, और ये एंगल हो जाएगा मान लिया मैंने बीटा, और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस चली जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा बीटा। अब अगर ये बात करें तो नियमानुसार ये रे यहाँ से आ रही है, नियमानुसार ये रे इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, और जहाँ पे जानी चाहिए थी और जिस डायरेक्शन में चली जाती है, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, और ये फर्स्ट मिरर है इसलिए इसको मैंने ले लिया डेल्टा 1। वापिस सेकेंड मिरर से ये जो रे है वो नियमानुसार इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी और चली जाती है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, और ये सेकेंड मिरर है इसलिए इसको मैंने ले डेल्टा 2। ये जो नॉर्मल है इसलिए टोटल एंगल 90 हो जाएगा, और उसमें से ये एंगल अल्फा है इसलिए ये वाला जो एंगल है वो बन जाएगा 90 माइनस अल्फा। वापिस ही जो सेकेंड वाले मिरर है उसके ऊपर ये पूरा क्या है नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल है, और उसके अंदर ये एंगल बीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा।
अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। यहाँ से देखिए इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। अब अगर ट्राइंगल ए बी सी में अगर बात करें तो इसके ट्राइंगल के तीनों जो एंगल है उसका एडिशन होता है 180। तो यहाँ से देखिए थीटा प्लस 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस अल्फ़ा, इन तीनों का एडिशन हो जाएगा 180। ये 90 और 180 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल डेल्टा। तो डेल्टा जो टोटल है वो हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से रे इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी और चली जाती ये जो टोटल जो एंगल है यहाँ से लगा करके यहाँ तक वो होता है 180। तो उस 180 के अंदर से मैं ये और ये दोनों को जोड़ के घटा दूं तो ये एंगल मिल जाएगा डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस डेल्टा 2, ये टोटल एंगल बन जाएगा 180। उस 180 में से 2 बीटा अगर मैं लेस कर देता हूँ तो पीछे मिल जाएगा डेल्टा 2। तो इस डेल्टा 2 को मैं लिखूंगा 180 माइनस 2 बीटा, यहाँ से हो जाएगा 360 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, ये हो जाएगा 360 माइनस 2 कोष्टक के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो है थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टोटल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बन गया फॉर्मूला। डायरेक्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा कि 2 प्लेन मिरर अगर एक दूसरे से थीटा आपको गिव्स होगा जैसे कि 30 डिग्री पर झुके हुए हैं तो यहाँ से टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो 360 माइनस 2 इंटू 30, तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। उसके बाद में है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करें तो उस कंपटीशन एग्जाम में पॉइंट नंबर 5 और 6 से डेफिनेटली न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 5वां, उसको नोट करिए। हेडिंग है हमारी यानी कि पहले पॉइंट समझिए। एच हाइट का एक आदमी है और वो किसी प्लेन मिरर के अंदर अपनी संपूर्ण हाइट को है वो देखना चाहता है, तो उस मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए जिससे कि वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण हाइट को उस प्लेन मिरर में देख सके। ये हमारी हेडिंग है। तो इसका जो आंसर होता है कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू h/2, अर्थात व्यक्ति की जो हाइट है उसकी आधी हाइट का अगर मिरर होता है तो वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण हाइट को प्लेन मिरर में देख सकता है। तो हम इसको प्रूफ करते हैं कि वो कैसे होता है। यहाँ देखिए बड़ा सिंपल इसका प्रूफ है। ये ऑब्जेक्ट h हाइट का एक आदमी है, उसका ये सिर पॉइंट नंबर A हो गया और इसकी ये आँख पॉइंट नंबर B हो गया, ये हेड हो गया।
ये आँख हो गई और ये उसके क्या हो गए, पैर। ये पॉइंट नंबर क्या हो गया, सी। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो अपनी संपूर्ण एच हाइट को इस प्लेन मिरर में देखना चाहता है, तो इस मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए। अगर आप जनरली सोचोगे, आप बोलोगे कि सर जितना व्यक्ति की हाइट होगी उतना ही मिरर चाहिए तो उसकी इमेज बन जाएगी, पर ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही हाइट चाहिए मिरर की फुल इमेज के लिए। वो कैसे, इसकी इमेज बनाने के लिए पहले से मैं क्या करूँगा, इस पर एक पहले से हम बात कर चुके कि परपेंडिकुलर खींचेंगे और जितनी डिस्टेंस पे पॉइंट ए होगा ठीक उतनी डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा, इमेज का पॉइंट नंबर ए डैश। और जितने डिस्टेंस पे पॉइंट सी है उतनी ही डिस्टेंस पर पॉइंट सी डैश की बन जाएगी इमेज। इस पॉइंट को यहाँ से मिला लिया तो ये संपूर्ण एच हाइट की क्या बन गई है, इमेज। पर अब जितनी ज़रूरत होगी उतना हम प्लेन लेंगे। अब आप सोचिए कि ये व्यक्ति अपनी संपूर्ण हाइट को किसी प्लेन मिरर में तब देख सकता है जब उस आदमी के सिर से जो प्रकाश की किरणें हैं वो मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आंख में पहुंच सके। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इसकी आँख में पहुंच सके। एक्चुअल में ये रे है वो उसके सिर से मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आँख में पहुंच जाए। रियल में ये इसके सिर से आ रही है, पर उस व्यक्ति को लगेगा ये रे कहाँ से आ रही है, उसकी इमेज ए डैश से, और उसके पैर से रे भी रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आँख में पहुंच सके। एक्चुअल में ये रे भी कहाँ से आ रही होगी, उसकी इमेज की पॉइंट सी डैश से। इस कंडीशन के अंदर ये पूरी हाइट यानी कि सिर से लगा करके पैर तक की जितनी भी रे है वो इंसान की, व्यक्ति की अगर आँख में रे पहुँच सकती है, उस कंडीशन में वो अपनी संपूर्ण हाइट को मिरर में देख सकता है। अब ये जो मिरर है वो हमारे कोई काम का नहीं है, केवल हमें यहाँ से यहाँ तक की जो रे है ये रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आँख में पहुँच रही है, इसलिए इतने मिरर की हमें ज़रूरत है। अब हम बात करें कि ये हाइट है वो कितनी है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ से मिला लिया और ये अगर पॉइंट बी है और इस पॉइंट को मैंने ले लिया बी डैश, इसका नाम मैंने दे दिया एम, इस पॉइंट को मैंने दे दिया एन और इस पॉइंट को मैंने दे दिया ओ। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया एक्स और इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया वाई। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर देखो, ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल बी और यहाँ से हो गया बी डैश और यहाँ से हो गया ए डैश। इस ट्राइंगल के अंदर बात करें और बीच में आ गया यहाँ से एक्स, ये पॉइंट बन गया एम और ये पॉइंट बन गया एम। हम जानते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर इस मिरर से जितनी हाइट पे ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये हाइट है, क्या है, डिस्टेंस है कैपिटल एल, तो ठीक उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी इमेज, वो हो गया एल। ये भी एल, ये भी एल। तो यहाँ से बिंदु बी से लगा करके एन तक की डिस्टेंस क्या है एल और एन से लगा करके बी डैश तक की भी डिस्टेंस कितनी है एल। अब एक छोटे वाले ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये एंगल दोनों के लिए कॉमन और ये एंगल दोनों के लिए 90 डिग्री और ये एंगल है ये वाला और ये वाला है। दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ए लो से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और सिमिलर जो ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो हमेशा इक्वल होती है, अर्थात समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो यहाँ से इस बड़े वाले ट्राइंगल की जो भुजा है
वो ए डैश बी डैश और उसका जो रेशियो किससे एम एन से, और वो इक्वल होगा बी बी डैश और बट्टे में हो जाएगा बी एन। तो यहाँ से ए डैश बी डैश बराबर बट्टे में हो जाएगा एम एन, और एम एन हमने क्या मान रखा है एक्स, तो ये हो जाएगा बी बी डैश, ये हो जाएगा 2l और बी एन यहाँ से हो गया l, l से l कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से मिल गया ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 2x। अगेन इसी तरीके से हम इस ट्राइंगल की अगर बात करें, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बी सी डैश और बी डैश, यानी कि इस ट्राइंगल की अगर बात करें, वो ट्राइंगल कौन सा, यहाँ से ट्राइंगल का पॉइंट आ गया बी और यहाँ से हो गया बी डैश और यहाँ से पॉइंट हो गया सी डैश। इसकी अगर बात करें और बीच में ये आ गया कौन सा डिस्टेंस एन ओ, ये बन गया एन और ये बन गया ओ। तो इस कंडीशन में ये डिस्टेंस वापस बन जाएगी यहाँ से लगा करके यहाँ तक की L और ये भी बन जाएगी L P B डैश, और ये डिस्टेंस हमने मान रखा है Y। वापस से ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला जो ट्राइंगल है ये भी क्या हो जाएंगे ए यानी एंगल 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 लॉ से क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगेन मैं यहाँ से लिखूँगा बी डैश सी डैश और बट्टे में हो जाएगा एन ओ और ये इक्वल हो जाएगा बी बी डैश और बट्टे में हो जाएगा बी एन। अगर मैं मान रखूं तो यहाँ से बी डैश सी डैश और बट्टे में एन ओ, ये हमने मान रखा वाई, और ये हो जाएगा किसके बराबर, बी बी डैश यानी 2l और अपॉन में l कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा बी डैश सी डैश बराबर में 2y। अब यहाँ से देखिए ये जो डिस्टेंस मिली हमारे को ए डैश बी डैश वो मिली है 2x और ये जो बी डैश सी डैश है वो हमें मिली है 2y। तो यहाँ से अगर मैं इस पूरे मिरर की अगर बात करूँ तो मिरर की हाइट यानी कि क्या हो जाएगा m, मिरर की जो हाइट है वो हो जाएगा क्या x प्लस वाई। इस इतने मिरर की हमें ज़रूरत है तो वो हो गई x प्लस वाई। और अगर इस पूरी हाइट की बात करें तो वो हो गया पर्सन की जो आदमी की हाइट है वो क्या है 2x प्लस 2y। तो यहाँ से और ये क्या दिया हुआ है h। अब अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा h, और यहाँ से x प्लस वाई है वो क्या है मिरर की हाइट, तो यहाँ से हो जाएगा मिरर हाइट बराबर में h। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि मिरर जो हाइट है वो हो जाएगा h/2। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अब यहाँ से फिक्स हो गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी संपूर्ण h हाइट को अगर प्लेन मिरर में देखना चाहता है तो उस मिरर की जो हाइट है वो व्यक्ति की हाइट की क्या होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। कई बार छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। यस, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट ऑफ मिरर बराबर में h/3। ये क्या हेडिंग है, पहले अच्छे से हेडिंग को समझिए। एक व्यक्ति है, उसके पीछे एक h हाइट की एक दीवार है और उसके सामने वो एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। वापिस ध्यान से सुनिए, व्यक्ति बीच में यानी कि आगे एक प्लेन मिरर है और पीछे एक दीवार है। इन दोनों के मिड पॉइंट में बीचों बीच में एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति अपने पीछे स्थित दीवार का
फुल इमेज है वो उस प्लेन मिरर के अंदर देखना चाहता है तो उस मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए, तो इसका जो आंसर होता है कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू h/3, अर्थात जो दीवार की जो टोटल हाइट है जिसको वह पूरी की पूरी प्लेन मिरर में देखना चाहता है उस हाइट की क्या होनी चाहिए, मिरर की हाइट है वो 1/3 गुना होनी चाहिए। अर्थात इसको हम डिराइव करते हैं, कैसे है प्रूफ करके देखते हैं तब समझ में आएगा। यह है h हाइट की एक दीवार और बीच में खड़ा है एक आदमी। ये डिस्टेंस ले लिया L और इस आदमी की जो हाइट है, आदमी जो खड़ा है उससे ठीक उतने ही डिस्टेंस पे क्या है, प्लेन मिरर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो दीवार है वह उस दीवार के और प्लेन मिरर के बीचों बीच में आदमी खड़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिस्टेंस वो भी L है और ये डिस्टेंस वो भी L है। ये क्या हो गया, दीवार, और ये क्या है, व्यक्ति खड़ा है, और ये क्या है, दर्पण। अब ये जो h हाइट की जो दीवार है, इस पूरी की पूरी दीवार को ये आदमी इस प्लेन मिरर में देखना चाहता है, तो इस मिरर की जो हाइट है वो क्या होनी चाहिए, ये हमारी हेडिंग है। तो ये जो दीवार है वो जितनी डिस्टेंस पे ये दीवार रखी है ठीक उतनी डिस्टेंस पे इसकी क्या प्राप्त होगी, इमेज। तो ये डिस्टेंस मिरर से जो दीवार है वो 2L डिस्टेंस पे है, तो ठीक 2L डिस्टेंस पर यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी इमेज प्राप्त होगी दीवार की। ये डिस्टेंस हो जाएगी 2L। इस दीवार का ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट हो गया B, और यहाँ से जो इमेज मिल रही है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर खींच डाल देता हूँ मैं। ये यहाँ से मिल गया इमेज, दीवार की इमेज का पॉइंट A' और ये मिल गया पॉइंट B'। ये बीच में खड़ा है व्यक्ति। अब ध्यान से सुनिए, ये व्यक्ति इस पूरी दीवार को इस प्लेन मिरर में तब देख सकता है जब इस दीवार के ऊपरी सिरे से जो रे रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आंख में पहुंच सके। दीवार के ऊपरी सिरे से रे है वो रिफ्लेक्टेड होकर के इसकी आंख में पहुंच सके, और दीवार का जो निचले वाला सिरा है वहाँ से भी रे रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आंख में पहुँच सके। उस कंडीशन में ये व्यक्ति अपनी संपूर्ण दीवार, अपने पीछे स्थित संपूर्ण दीवार को इस प्लेन मिरर में देख सकता है और पूरी की पूरी हाइट ये देख सकता है। वापिस मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति इस संपूर्ण दीवार को इस प्लेन मिरर में तब देख सकता है जब दीवार के ऊपरी सिरे से दर्पण से रे रिफ्लेक्टेड होकर के इस व्यक्ति की आंख में पहुंच सके, और दीवार का जो निचला सिरा है वहां से भी रे है दर्पण से रिफ्लेक्टेड होकर के आंख में पहुंच सके। उस कंडीशन में संपूर्ण दीवार है जिसकी हाइट h है उसको प्लेन मिरर में देख सकते हैं। ये रे दीवार है उसके ए सिरे से आ रही है, बट रियल में जो रे है वो यहाँ से आ रही है, पर इस व्यक्ति को नजर आएगा कि वो रे कहाँ से आ रही है, पॉइंट A' से आ रही है। और ये जो रे है वो ऑब्जेक्ट के पॉइंट B से, रियल में ऑब्जेक्ट के पॉइंट B से आ रही है, बट इस व्यक्ति को लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, इस इमेज के पॉइंट B' से पहुंच रही है। अब वापिस अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला लूँ
और इस पॉइंट का नाम अगर मैं देता हूँ P और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं Q, इसका देता हूँ मैं M और इस पॉइंट को मैं देता हूँ N और इस पॉइंट को मैं देता हूँ O। तब यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर देखिए, ट्राइंगल कौन सा, ये जो ट्राइंगल है P Q A डैश और बीच में ये आ गया M N। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप इसे ही छोटा वाला जो ट्राइंगल और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो इक्वल होती है। तो यहाँ से हो जाएगा A डैश Q बट्टे में M N बराबर में हो जाएगा P Q बट्टा P N। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लगा करके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है L और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 2L। यहाँ से सीधे मान पुट कर देंगे A डैश Q बट्टे में MN और MN को हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है X और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया Y। अब यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो मिरर है वो हमारे कोई काम का नहीं है और यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो मिरर है वो भी हमारे कोई काम का नहीं है। हमें सिर्फ इतने मिरर की ज़रूरत है जिसको हमने ऊपरी सिरों को x और इसको मैंने माना है y, इसलिए मिरर की जो टोटल हाइट होगी वो हो जाएगी x प्लस y। तो यहाँ से A डैश Q बट्टा MN और बट्टे में क्या है MN, बटे में क्या है MN और MN हमने क्या मान रखा है X। तो यहाँ से पुट करूँगा X बराबर में PQ, ये हो जाएगी 2L डिस्टेंस और यहाँ से हो जाएगी L, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 3L। यहाँ से 3L आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा L, L से L कैंसिल हो जाएगा तो L डैश Q बराबर में हो जाएगा 3X। अगेन इस नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या होगा, यहाँ से देखिए ट्राइंगल P Q और ये पॉइंट क्या हो जाएगा P डैश और बीच में ये जो पार्ट है वो क्या दे रखा है M और ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो O और इसको मैंने क्या मान रखा है Y। आप इसकी डिस्टेंस वो है L और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2L। अब इस दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वापस क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। और जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसकी साइड रेशियो वापस एक बार क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा QB डैश बट्टे में NO बराबर में हो जाएगा PQ और बट्टे में हो जाएगा PN। अगर मान पुट करूँ तो QB डैश और बट्टे NO हो जाएगा Y बराबर में PQ हो जाएगा 2L प्लस L 3L और ये हो गया L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे को मिलेगा QB डैश बराबर में 3Y। अब यहाँ से देखिए ये A डैश Q वो जो मान मिला वो हमें मिला है 3X, ये देखिए 3X और QB डैश ये हमें मिला है 3Y। अब अगर हम मिरर की हाइट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मिरर जो हाइट है वो हो जाएगा x प्लस y और जो दीवार की जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, दीवार की जो हाइट है वो हो जाएगी 3x प्लस 3y और इसको हमने क्या मान रखा है h, तो ये हो जाएगी h। यहाँ से मैं 3 कॉमन लूँ तो हो जाएगा x प्लस y बराबर में h। तो यहाँ से 3 कोष्टक के बाहर x प्लस y वो क्या था, हाइट ऑफ मिरर। तो यहाँ से हो जाएगा मिरर हाइट बराबर में क्या हो जाएगा h। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि मिरर की जो हाइट है वो हो गई h बटा 3 और ये हमारा हो गया प्रूफ। अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर दीवार के आगे अगर व्यक्ति और उस व्यक्ति के आगे अगर प्लेन मिरर रखा हुआ है, अर्थात तो प्लेन मिरर और दीवार के बीचों बीच में अगर
कोई व्यक्ति खड़ा है और वो व्यक्ति अपने पीछे स्थित दीवार को अगर पूरी की पूरी अगर प्लेन मिरर में देखना चाहता है तो मिरर की जो हाइट है वो दीवार की हाइट की क्या होनी चाहिए, 1/3 प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी 1/3 गुना होनी चाहिए। अब ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इसका जो रेल डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल डायग्राम से थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया, अब यहाँ पर अगर या तो ये हमने जो डेरिवेशन किया है वो इस तरीके से किया कि मिरर और जो दीवार है उसके बीचों बीच में व्यक्ति खड़ा है, उस कंडीशन में डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, उस कंडीशन के अंदर डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। पर रेल डायग्राम आपको अगर मालूम है तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन घुमाया हुआ है आप उसको रेल डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं। आप एक बार नोट करिए, हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके ऊपर। तो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक दीवार है और उस दीवार की हाइट है वो h है। इस दीवार से स्मॉल a डिस्टेंस पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति से स्मॉल b डिस्टेंस पर एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर है। अब ये जो व्यक्ति है इस संपूर्ण दीवार को इस प्लेन मिरर के अंदर देखना चाहता है, तो इस मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर पहला HA/2A + B। ऑप्शन जो सेकंड दिया हुआ है वो HA/2B + A। ऑप्शन थर्ड जो दे रखा है वो HB/2A + B। और ऑप्शन जो फोर्थ है वो HB/2B + A। ये ऑप्शन दे रखे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? अब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे नहीं है, बट रेल डायग्राम अगर आपको बनाना आता है तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखते हैं हम कंसेप्ट, अगर आपको मालूम है तो बड़ा अच्छे से सफल हो जाएगा। यहाँ देखिए जितने डिस्टेंस ये है ठीक उतनी डिस्टेंस में इसकी क्या बन जाएगी, इमेज बनेगी दीवार की। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी A + B, और यहाँ पे इस दीवार की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B' मान लिया, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने A मान लिया, और इसको मैं पॉइंट A' मान लिया। यहाँ से रे रिफ्लेक्टेड होकर के इसकी आँख में पहुँची होगी, यानी कि यहाँ से जो रे है वो रिफ्लेक्टेड होकर के इसकी आँख में पहुँची होगी, और रियल में ये रे है वो पॉइंट A से आई होगी, बट उसको जो प्रतीत होगी वो L' से होगी। ये है रे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के उसकी आँख में आ रही है, और ये जो दीवार का निचला सिरा है वहाँ से रे है वो रिफ्लेक्टेड होकर के इसकी आँख में आई होगी। रियल में तो पॉइंट B से आ रही है, पर पॉइंट B' से आती हुई प्रतीत होगी, तब जाके इसकी इमेज बनी होगी। अब इस पॉइंट को मैं यहाँ से मिला देता हूँ, इस पॉइंट को मैं देता हूँ P, इस पॉइंट को मैं देता हूँ Q, इस पॉइंट को M, ये हो गया N और ये हो गया O। ये मिरर हमारे कोई काम का नहीं है और ये मिरर भी हमारे कोई काम का नहीं है। इसको मैंने मान लिया X और इसको मैंने मान लिया Y। अब यहाँ से देखिए इस ट्राइंगल के अंदर ये डिस्टेंस वापस क्या हो गई B, और ये जो डिस्टेंस है वो हो गई है A + B। इस बड़े वाले ट्राइंगल की, अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो उसकी वो भुजा, ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है, और जो सिमिलर ट्राइंगल होता है उसकी साइड जो रेशियो वो हमेशा बराबर होती है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी A' Q और बट्टे में हो जाएगा MN, और ये मैंने क्या मान रखा है X, और वो हो जाएगा क्या PQ, यानी कि PQ, और बट्टे में हो जाएगा PN। और जो PQ है यहाँ से देखिए P और Q और 2 यानी कि A + B और प्लस हो जाएगा B, और बट्टे में क्या दिया हुआ PN, और PN क्या दे रखा है B। तो ये हो गया A + 2B, ये हो गया A + 2B।
तो यहाँ से ए डैश क्यू है वो हो गया ए प्लस 2b इंटू एक्स, ये मान हमारे को मिल गया। इसी तरीके से छोटे वाले अगर ट्राइंगल की मैं बात करूं, यहाँ जो ये ट्राइंगल था वो ट्राइंगल था कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू और ए डैश, ये था एक्स। इस नीचे वाले ट्राइंगल की अगर बात करें तो ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल होगा पी क्यू बी डैश और बीच वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा एन ओ। तो इस ट्राइंगल में भी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो और छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है, इसलिए वापस यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू बी डैश और बट्टे में हो जाएगा एन ओ और ये जो बराबर हो जाएगा पी क्यू और बट्टे में हो जाएगा पी एन। वापिस क्यू बी डैश और बट्टे में एन ओ और एन ओ हमने क्या मान रखा है वाई और ये हो जाएगा पी क्यू, यानी कि पी क्यू क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ये दे रखा है बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और बट्टे में क्या दे रखा है पी एन और पी एन क्या दे रखा है बी। अब अगर इस चीज़ को अगर देखें आगे तो क्यू बी डैश बट्टे में हो जाएगा वाई और ये जो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 2b और बट्टे में आ गया b, तो यहाँ से क्यू बी डैश बराबर में हो जाएगा ए प्लस 2b बट्टे में b और मल्टीपल में चला जाएगा y। तो यहाँ से ये जो मान मिला है किसका, ये क्यू बी डैश वो मिल गया है ए प्लस 2b और बट्टे में b और मल्टीपल में क्या मिल गया y। अब अगर हम यहाँ दोनों से देखें कि दीवार की हाइट, किसकी, दीवार की ऊंचाई, तो वो क्या हो जाएगी, ये प्लस है तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 2b बट्टे में b और मल्टीप्लाई में चला जाएगा x प्लस a प्लस 2b बट्टे में b और मल्टीप्लाई में y और ये जो टोटल हाइट है वो हमें दे रखी क्या h, तो वो हो गया इक्वल टू h। वापिस यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो ये हो जाएगा b, यहाँ से अगर मैं a प्लस 2b बट्टे में b, यहाँ पर भी है a प्लस 2b बटा b और यहाँ से भी है a प्लस 2b बटा b, अगर मैं यहाँ से और यहाँ से a प्लस 2b बटा b कॉमन ले लूँ तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y और वो हो गया h, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y बराबर में हो जाएगा h इंटू बी चला जाएगा ऊपर और a प्लस 2b आ गया नीचे। अब ये जो x प्लस y है वो हमारी क्या थी, मिरर की हाइट, और वही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो यहाँ से आ गया एच बी और बट्टे में 2b प्लस a, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया करेक्ट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना खूब है। पीछे दो छोटे छोटे पॉइंट रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में, उसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।